नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय शेर शाह की विजय और उसका प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और बिंदु है, जिसके बारे में कमोबेश हर वर्ष विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। शेर शाह के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतिहास में शेर शाह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जितना विख्यात है, उतना वह अपनी विजयों के लिए नहीं जाना जाता है। यद्यपि शेर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को भारत से बाहर भगाकर हिंदुस्तान में दूसरी बार अफगानों की सत्ता को स्थापित किया था, लेकिन फिर भी शेर शाह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और भू राजस्व सुधारों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके द्वारा किए गए सुधार उसकी कीर्ति को और अधिक रेखांकित करते हैं। शेर शाह एक सफल विजेता और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व था। उसका प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना था। वह प्राय कहा करता था, राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। न्याय और समानता के नियम सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करें। वह अपने अधिकारियों को कठिन अनुशासन में रखे ताकि वे प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न कर सके। प्रोफेसर श्री राम शर्मा भी लिखते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि बाबर के पास समय का अभाव था, इसीलिए वह सुचारू रूप से प्रशासन का कार्य करने में असमर्थ रहा, वे शेर शाह के प्रशासन के कार्यों को देखते हुए अवश्य अपने शब्दों को वापस लेने में संकोच नहीं करेंगे। अबुल फजल लिखता है कि शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की योजनाओं को अपना लिया था। इसी आधार पर डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर परमात्मा शरण भी लिखते हैं कि शेर शाह वास्तव में एक व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं। किंतु इस प्रकार की धारणाएं केवल मात्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित है और जो उचित नहीं है। प्रोफेसर क्रुक और प्रोफेसर कानूनगो ने तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शेर शाह ने अपने प्रशासन को मौलिक स्वरूप देने का प्रयास किया था। संभव है उसने अपने पूर्ववर्ती शासकों से कुछ बातें ग्रहण की हो। अब्बास खां सरवानी ठीक ही उसके बारे में लिखते हैं, उसने देश की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए कुछ नियम बनाए, जिसका आधार उसके निजी विचार, विद्वानों के ग्रंथों से लिए गए सिद्धांत दोनों ही थे। वस्तुतः शेर शाह की प्रशासनिक योग्यता की जानकारी हमें उसके पिता की जागीर के प्रबंधक रहते समय किए गए कार्यों के रूप में देखने को मिलती है। शेर शाह ने शासन संभालने के पश्चात अपना जो व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया,
शेर शाह का शासन एक तांत्रिक व्यवस्था था। वह स्वयं कानून बनाता था और स्वयं ही लागू करता था। यद्यपि उसके पास पर्याप्त मंत्री थे, किंतु वे केवल राजा की आज्ञा का पालन करते थे। अब्बास खां लिखता है कि शेर शाह शासन के प्रत्येक कार्य को स्वयं देखता था, चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा। शेर शाह ने अपने विशाल साम्राज्य के सभी विभागों में निपुणता की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने प्रांतीय शासन की तरफ भी वह ध्यान नहीं दे पाया, किंतु उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था को एक मजबूत आधार पर खड़ा किया। शेर शाह ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की, जिनमें 4 मुख्य मंत्री थे। ये विभाग उन मंत्रियों के अधीन थे। पहला विभाग था दीवाने वजारत। इस विभाग के मंत्री को वजीर कहते थे, जो वित्त और राजस्व संबंधी कार्यों को देखता था, परंतु वह अन्य विभागों का भी निरीक्षण कर सकता था। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने आरिज। इस विभाग का मंत्री सेना की भर्ती, सैनिक संगठन, सेना का प्रशिक्षण और सेना संबंधी व्यय आदि कार्यों की देखभाल करता था। तीसरा विभाग था दीवाने रसालात। इस विभाग के मंत्री का मुख्य कार्य राजा के निर्देश अनुसार अन्य देशों से कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करना, दूसरे देशों में दूत भेजना और बाहर से आए हुए दूतों और अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना था। चौथा विभाग था दीवाने इंसा। इस विभाग का मुख्य कार्य शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, सरकारी निर्णय से प्रांतीय शासकों को अवगत कराना और सरकारी प्रलेखों को संभाल कर रखना। इन 4 विभागों के अतिरिक्त 2 और विभाग भी थे, जो अपेक्षाकृत गौण थे। पहला दीवाने कजा, जो प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था। प्रधान काजी अभियोगों और अपीलों की सुनवाई करता था और निर्णय देता था। दूसरा दीवाने बरीद, जो एक प्रकार से गुप्तचर विभाग होता था। राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना देना इसी का काम था। डाक का कार्य भी यही व्यक्ति करता था। इसके अतिरिक्त एक खाने सामा नामक अधिकारी बादशाह के व्यक्तिगत गृह प्रबंध और शाही महल के सैकड़ों नौकरों पर नियंत्रण रखने हेतु रखा गया था। केंद्रीय शासन के साथ साथ प्रांतीय शासन भी शेर शाह ने संगठित करने का प्रयास किया था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेर शाह ने राज्य को अनेक भागों में बांट दिया था। कानूनगो के अनुसार शेर शाह ने राज्य को सरकार के रूप में बांटा था, जबकि परमात्मा शरण कहते हैं उसने राज्य को प्रांतों के रूप में बांटा था। इन भूभागों को इक्ता कहा जाता था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंध मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ के हाथों में होता था। मुख्य सिकदार एक सैनिक अधिकारी था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता था और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर उन पर निर्णय देता था। परंतु परगनों के सिकदार इसके अधीन होते थे। मुख्य मुंसिफ एक असैनिक अधिकारी होता था। संभवतः मुख्य सिकदार मुख्य मुंसिफ के साथ अदालत में बैठता था। इन दोनों अधिकारियों को सहायता देने के लिए अनेक कारकुन होते थे, जिन्हें वेतन और भत्ते सरकार या प्रांत की वार्षिक आय में से दिए जाते थे। शेर शाह स्वयं इन दोनों अधिकारियों के
अधिकारों की सीमा निर्धारित करता था। इसी प्रकार परगनों की शासन व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। राज्य की सबसे बड़ी इकाई को अनेक परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का शासन प्रबंध सिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन के हाथों में था। सिकदार का कार्य चोर, डाकू और विद्रोहियों को कुचलकर शांति व्यवस्था स्थापित करना। मुंसिफ का कार्य राजस्व वसूली और भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि कर निश्चित करना होता था। यदि कोई किसान समय पर निर्धारित भूमि कर नहीं देता था तो मुंसिफ उन्हें दंड दे सकता था। खजांची परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था, जिसका मुख्य कार्य रकम एकत्रित करना और इसकी सूचना सिकदार को भेजना था। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी में तथा दूसरा फारसी में फैसलों का रिकॉर्ड रखता था और मुंसिफ के कार्यों में सहयोग प्रदान करता था। इसी प्रकार शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव की शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम होता था, जो किसानों से राजस्व वसूल करके उसे राज्य के कोष में जमा कराता था। गांव में अपराधियों का पता लगाकर उनका पकड़ने का दायित्व भी उसी का होता था, किंतु यदि वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड और कभी कभी प्राण दंड तक भी दे दिया जाता था। इसीलिए उसमें दायित्व की भावना जागृत होती थी। मुकद्दम के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में पटवारी और चौकीदार थे। पटवारी भूमि कर का हिसाब रखता और चौकीदार उसकी सहायता करता था। प्रत्येक गांव स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के अधीन होता था। ग्राम की सुरक्षा व सफाई तथा गांव के झगड़ों का निर्णय करना पंचायत का काम था। ग्रामीण जनता अपनी उपज बेच सके और आवश्यक वस्तुएं खरीद सके, इसके लिए 10 गांवों का एक मंडल बनाया गया था। इस मंडल के लिए सप्ताह में एक बार बाजार लगता था, जहां ग्रामीण जनता अपनी उपज बेचने और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए एकत्रित होती थी। इसी प्रकार शेर शाह ने भूमि कर व्यवस्था को बड़ी कुशलता के साथ लागू किया था, जिसके लिए शेर शाह इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। शेर शाह ने अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते हुए भूमि संबंधी समस्याओं की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी कारण शासक बनने के बाद वह श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ। शेर शाह की इस व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। शेर शाह के पूर्व दिल्ली के सुल्तान भूमि को अपनी निजी संपत्ति समझकर मनमाना भूमि कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती थी। शेर शाह किसानों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता था, अतः सर्वप्रथम उसने भूमि की पैमाइश करवाकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज करवाया। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निम्न के अंतर्गत इन तीनों श्रेणियों की भूमि की उपज को जोड़कर 3 से औसत निकालकर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली गई। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था, किंतु कानून को लिखता है कि शेर शाह 1/4 हिस्सा भूमि कर के रूप में वसूल करता था। किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भूमि कर अनाज के रूप में दे या नकदी के रूप में। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया गया, जिससे किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और किसान द्वारा अदा किए जाने वाला लगान दर्ज कर दिया गया था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामक प्रलेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत किसान भूमि कर के नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शेर शाह ने
अपने कर्मचारियों को यह स्पष्ट आदेश दे रखा था कि पैमाइश के समय अत्यंत नम्रता बरते, किंतु भूमि कर वसूल करते समय नम्रता बिल्कुल न बरती जाए। शेर शाह ने अपने संपूर्ण राज्य में लगान की दर एक समान निश्चित नहीं की। राजपूताना, मालवा और मुल्तान में पूर्व की प्रणाली ही प्रचलित रही, जहां बटाई, कनकूत और नकदी प्रणाली चलती रही। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से अन्य कर भी वसूल किए गए। भूमि निरीक्षकों को मेहनता न देने के लिए जरीबाना नामक एक कर तथा भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारी के लिए मुहासिलाना नामक कर वसूल किए गए थे, जो अदा किए जाने वाले लगान का 2.5 से लेकर 5% तक होता था। दुर्भिक्ष और अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाए गए थे। इसके लिए किसानों से दह-ए-अस्तरी नामक कर लिया जाता था। किसानों को अपनी भूमि में सुधार करने हेतु ऋण दिया जाता था और किसी कारणवश फसल के नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर से किसानों को क्षतिपूर्ति की जाती थी। शेर शाह ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि युद्ध अभियान पर कूच करते समय खड़ी फसल को नुकसान बिल्कुल न पहुंचाएं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले सैनिकों को कई बार कठोर दंड भी दिया गया। शेर शाह के उपर्युक्त भूमि प्रबंध में अनेक दोष भी विद्यमान थे। प्रथम, औसत पैदावार के आधार पर जो लगान वसूल किया जाता था, उससे निम्न श्रेणी के किसान को हानि उठानी पड़ती थी। दूसरा, किसानों को भूमि कर के अतिरिक्त अनेक अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिससे किसान बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। तीसरा, वार्षिक बंदोबस्त के कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती थी। चौथा, राजस्व विभाग के कर्मचारी घूसखोरी द्वारा अपनी आय बढ़ाते थे। इसीलिए शेर शाह 1 या 2 वर्ष बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया करता था। पांचवा, जागीरदारी प्रथा प्रचलित रहने के कारण जागीरदार अपनी जागीर का प्रबंध अपने गुमास्तों के द्वारा करवाते थे, जो किसानों की सुख सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं रखते थे। परंतु फिर भी इन दोषों के बावजूद शेर शाह की भूमि कर व्यवस्था पूर्व प्रचलित व्यवस्थाओं से अत्यंत श्रेष्ठ थी। इसी प्रकार शेर शाह ने एक उच्च कोटि का सैन्य प्रबंध भी स्थापित किया था। शेर शाह ने जितनी योग्यता से नागरिक प्रशासन में सुधार किया, उसी तत्परता और कुशलता से सेना पुनर्गठन भी किया। कानूनगो का मानना है कि शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली को पुनर्जीवित कर उसे वास्तविक रूप में शाही संस्था बना दिया था। शेर शाह की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल, 500 हाथी और एक श्रेष्ठ कोटि का तोपखाना था। यद्यपि उसकी सेना में अफगानों की संख्या अधिक थी, परंतु फिर भी अन्य सभी जातियों के लोग और हिंदू भी उसकी सेना में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों और स्थानीय अधिकारियों के पास भी जो सेना होती थी, शेर शाह उसका उपयोग कर सकता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी, किंतु वास्तविकता यह है कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, किंतु अधिकारी वर्ग को अब भी जागीरें ही प्रदान की जाती थी। शेर शाह स्वयं सेना में बड़ी दिलचस्पी लेता था। शेर शाह सैनिकों से सीधा संपर्क रखता था और उनके कार्य और आचरण को देखकर उनकी पदोन्नति या पदावनति करता था। राजधानी में रंगरूटों की भर्ती के समय शेर शाह स्वयं उपस्थित रहकर देखभाल करता था। शेर शाह ने घोड़ों पर दाग लगाने की अलाउद्दीन की नीति को भी अपनाया, ताकि सरकारी घोड़ों का पता चल सके। एक रजिस्टर में
प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखे जाने की व्यवस्था पुनः शुरू हुई। इस व्यवस्था के कारण अब मरियल घोड़े और व्यक्तियों को निरीक्षण के अवसर पर लाना असंभव हो गया। सेना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग एक योग्य सेनापति के अधीन किया गया। सेना में कठोर कठोर अनुशासन लागू किया गया और अनुशासनहीनता पर कठोर दंड देने की व्यवस्था भी की गई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शेर शाह ने पर्याप्त रूप से सुधार किए या कुछ नवीन व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया। धन्यवाद।